हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज का नए सेशन में दोस्तों। तो आज के क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या दोस्तों? तो आज के क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर। एक न्यू चैप्टर है क्लास 12th मैथ्स का जिसका नाम है वेक्टर। इसको हिंदी में कहते हैं सदिश। ठीक है दोस्तों, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सदिश, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास को करते हैं स्टार्ट रोचक तरीके से। अपने दोस्तों में पहले इस वीडियो को भेज दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए देख लेते हैं क्या क्या पढ़। सबसे पहले वेक्टर यानी कि सदिश। सदिश आप जान चुके होंगे, अगर क्लास 12th में है तो फिजिक्स में पढ़े होंगे सदिश। ठीक है दोस्तों, यानी कि वेक्टर। तो सबसे पहले भौतिक राशि दिया गया है। ठीक है, तो देखिए भौतिक राशि क्या कह रहा है। भौतिक राशि वैसी राशि जिससे मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। क्या है दोस्तों? वैसी राशि जिसको मापा जा सके। तो देखिए ये मार्कर है। ठीक है दोस्तों, क्या इसको मापा जा सकता है? तो कहिएगा कि इसको तो मापा जा सकता है, लेकिन इसको नहीं मापा जा सकता है। इसकी लंबाई को मापा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, वो राशि हुआ। तो वैसी राशि जिसे मापा जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। तो किसको मापा जाता है? किसी चीज़ को लंबाई को मापते हैं, द्रव्यमान को मापते हैं, बहुत चीज़ को सब मापा जाता है, उसी को भौतिक राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है लंबाई, समय, द्रव्यमान, ETC का मतलब इत्यादि। ठीक है, और भी हो सकता है। ठीक है, तो भौतिक राशि के बारे में हम जान चुके हैं और आप फिजिक्स में बहुत अच्छे से इसको पढ़े होंगे। तो भौतिक राशि दो प्रकार का होता है। कितना दोस्तों? दो प्रकार का होता है। मार्कर धोखा दे देता है दोस्त। भौतिक राशि दो प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि दो प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, दो प्रकार का होता है। तो फर्स्ट में क्या है, हमारे पास दिया हुआ अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जान लिया क्या होता है। तो फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं दो प्रकार का। सबसे फर्स्ट में होता है स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है दोस्तों, तो स्केलर क्वांटिटीज तो इसका देख लेते हैं डिफिनेशन। वैसी राशि जिसे पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत हो उसे अदिश राशि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसका परिमाण का जरूरत हो, उसका दिशा उसाना, जैसे कि परिमाण, जैसे कि उसका 4 इकाई परिमाण है। ठीक है, केवल इसका जरूरत हो। ठीक है, इसको कहते हैं अदिश राशि। जैसे कि द्रव्यमान है, लंबाई है, चाल है। तो क्या लंबाई को कहेंगे कि जैसे ही मार्केट का लंबाई मापना है तो कहेंगे कि किस दिशा में इसकी लंबाई चाहिए? नहीं, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे आप लोग को लंबाई का मापना है, ठीक है, अपना खुद लीजिए। तो आपको मापने के लिए पूछा जाएगा कि मतलब कि किस दिशा में आपको लंबाई चाहिए? नहीं, तो आप लोग समझ चुके होंगे। उसी प्रकार द्रव्यमान है, लंबाई है, चाल है, ETC हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद है दोस्तों नंबर 2 में है सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटीज, जो हम लोग को पढ़ना है डिटेल में। तो वेक्टर क्वांटिटीज वैसी राशि जिसे पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की ज़रूरत होती है, उसे वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, यानी कि सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल है बल है, वेग है, त्वरण है, ETC। अब जैसे बल है, अब जैसे बोर्ड है। ठीक है, अभी बोर्ड को हम नीचे की ओर खींचेंगे तो बल लगेगा। तो इसमें दो चीज़ हुआ, एक तो हम बल लगाएं और दिशा भी कितना नीचे की ओर जाएगा। तो अगर हम खींचेंगे इस बोर्ड को तो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, यानी कि इसमें दिशा और परिमाण। अब कितना बल लगाए वो भी हो सकता है, और किस दिशा की ओर? तो नीचे, डाउन की ओर। ठीक है, उसी प्रकार किसी भी चीज़ को अब धकेलिए इस तरह से, तो धकेलिएगा तो उसमें दिशा के भी जरूरी होते हैं। एक तो बल आप लगा रहे हैं और उधर जा रहा है तो वो दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, अब वेग हो गया। त्वरण, त्वरण के मतलब समझते हैं? त्वरण के मतलब कि असलेरेशन। असलेरेशन मतलब क्या होता है? जो आप मोटरसाइकिल चलाते हैं उसमें असलेटर होता है, उसी को असलेरेशन बोला जाता है। आप लोग बोलते हैं असलेटर। देखते हैं जितना हिटते हैं उतना तेज होता है गाड़ी, या
कम करते हैं तब कम होता है, तो वो त्वरण के काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें उम्मीद है कि इतना समझ चुके होंगे। तो चलिए और आगे चलते हैं, इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल एक एक तरीके से बताएंगे, मतलब आसानी तरीक़ा से, जो कि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, हमारे साथ नोट्स बनाते चलिएगा, उतना तो समझ लिए। तो और आगे चलेंगे तो हमें पढ़ेंगे सदिश का निरूपण। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ेंगे? सदिश का निरूपण। अब एक क्या होता है सदिश का निरूपण, थोड़ा इसको इंग्लिश में हम लिख देता हूँ। सदिश का निरूपण, चाहे रह दीजिए, इंग्लिश छोड़िए। अब ये सदिश का निरूपण क्या होता है, तो देखिए एक चीज़ हम समझाते हैं। ई है रेखा, ठीक है, ई एक तो रेखा हो गया। तो हम समझाते हैं कि रेखा कोई लड़की का नाम है, ठीक है, और वो अपने घर से निकलता है, तो घर से निकलता है तो ना उसका पता रहता है कि गांव से, मतलब कि गांव से पश्चिम की ओर जाएगा या उत्तर की ओर, कहाँ तक जाएगा इसकी कोई लिमिट नहीं है। अब जब घर से वो निकला तो गांव से हो सकता है वो पश्चिम जाएगा, तो उसका अंत ही नहीं है। ठीक है, तो कहाँ रुकेगा, समझ सकते हैं। और अगर पूरब की ओर जा रहा है तो उसको भी पता नहीं है कि वो कहाँ तक जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उसी को कहते हैं रेखा। आप लोग समझ गए होंगे कि रेखा किसको कहते हैं, जिसकी लंबाई अनंत दूरी हो, यानी कि दोनों तरफ तीर हो सके। और एक है किरण। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एक किरण है, किरण, तो किरण एक लड़की, वैसा लड़की है दोस्तों, समझने पर ध्यान दीजिए। किरण एक वैसी लड़की है जो अपने गांव से निकलती है, तो वो उसकी फिक्स है कि वो पश्चिम की ओर जाएगी तो अनंत दूरी तक जाएगा, वही पूर्व की ओर जाएगा तो यहाँ से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसे यहीं तक रह जाएगा, और एक दिशा में वो कहाँ जाएगा उसका कोई अंत नहीं है। तो किरण के बारे में भी समझ गए होंगे। वैसी जैसे इसमें एक तरफ अनलिमिटेड रहता है, एक तरफ फिक्स रहता है, तो इसी को किरण कहते हैं। और एक को होता है दोस्तों रेखाखंड। तो रेखाखंड किसको कहते हैं, जैसे एक रेखा है, ठीक है, ये रेखा हो गया, यहाँ इसका बिंदु हो गया, फिक्स बिंदु है, ठीक है, तो इसको काट लिए, तो इसको कहते हैं रेखाखंड। तो हमें यही पढ़ना है, जो ए बी की दूरी है उसको कहते हैं रेखाखंड। तो हमें यही आगे रेखाखंड को ही वेक्टर के रूप में दर्शाते हैं, फिक्स होना चाहिए दोस्तों। तो जैसे इसी को हम वेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर को निरूपण इस तरह से करते हैं, ए है बी है, ठीक है, या तो इसको क्या कर देंगे, इसको हम ए बी वेक्टर से दर्शाते हैं। ठीक है, ऊपर जैसे इस तरह से हम लिख दिए, ठीक है, तो ये वेक्टर हो गया। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर। ये ऊपर वाला तीर का लाइन है ना, उसको हम वेक्टर के रूप में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो सेम प्रोसेस एक चीज़ दिखा देते हैं। अगर ये बी से है, कोई बिंदु ए है, यहाँ गया, और ए है, ए तो बी बता दिए हैं, ए है, ठीक है, तो बी, तो इसको वेक्टर के रूप में कैसे लिखेंगे, बी ए वेक्टर। ठीक, मतलब बी से ए की ओर दिशा है, ठीक है, डायरेक्शन इसका किधर है, बी से ए की तरफ। तो बेस बी से ए की तरफ है ना, ए डायरेक्शन केवल बताता है। ठीक है, यहाँ फिक्स है, यहाँ से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो चलिए और एक चीज़ हम सदिश का निरूपण का मैग्नीट्यूड जानेंगे, यानी कि मापांक जानेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या जानेंगे, मापांक के बारे में जानेंगे। तो सदिश का परिमाण जानेंगे। ठीक है, परिमाण यानी कि मापांक यानी कि मैग्नीट्यूड। ठीक है, सदिश का परिमाण।
ठीक है दोस्तों, यानी कि सदिश का परिमाण थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देता हूँ। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड का स्पेलिंग क्या है, सही है, थोड़ा सा देख लेता हूँ। मैग्नीट्यूड, ठीक है, ट्यूड ऑफ वेक्टर। तो हम इसको क्या सदिश का परिमाण यानी कि मापांक बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, मापांक इसका नाम से जानेंगे। यदि कोई वेक्टर है, जैसे कोई वेक्टर ए है, ठीक है, इसका दिया हुआ है वेक्टर बराबर दिया हुआ है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ए आई जे क्या है वो हम आगे की ओर बताएंगे। तो इसका मापांक यानी कि मैग्नीट्यूड के बारे में आप लोग जानते हैं, यानी कि 5 का मैग्नीट्यूड क्या है तो ये बराबर 5 हो गया। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा मैग्नीट्यूड क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार का लग जाता है। अब जैसे ए का मैग्नीट्यूड तो समझा देता हूँ। जैसे ए का मैग्नीट्यूड हुआ तो इस ए हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि कैसे होगा। तो इसका हमको मापांक निकालना है, यानी कि मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो एक काम कर लेता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा दूसरे तरीक़ा से लिख देता हूँ। इसको लिखेंगे x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो इधर भी हो जाएगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हो गया। तो यहाँ हो जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। ठीक है, तो वेक्टर इतना का मापांक मैग्नीट्यूड इतना हो जाएगा। पहले इतना फिलहाल अभी आप दिमाग में रखें। ठीक है दोस्तों, इतना का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं कि कैसे हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसको थोड़ा सा हम समझा देते हैं। यहाँ ले लेते हैं, ये हो गया बाई एच, ये एक्स हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, एक्स बाई जेड। यहाँ कोई बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ कोई बिंदु ये है जिसका परिमाण x1 y1 z1 है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ कोई एक बिंदु हम ले लिए, इसका नाम दे दिए O। ये बिंदु कहाँ है, एक्स बाई जेड। जैसे 3D में देखना है तो 3D में तो हमें एक्स बाई और जेड तो लौकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से जेड है दोस्तों, यहाँ ऐसे है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ऐसे की ओर नहीं है, ऐसे है, लेकिन बोर्ड पर तो कहाँ से दिखाएंगे, तो इसलिए दर्शाए हैं जेड की ओर ऐसे। तो हम एक चीज़ पूछते हैं, क्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया, इसको मान लेते हैं ओ ए वेक्टर। ठीक है, यहाँ से गया तो यहाँ ओ ए वेक्टर हुआ है, ओ ए, इसको हम लेट कर लिया ए वेक्टर। ठीक है, तो इसको वेक्टर करेंगे तो एक अक्ष वाला आई होता है। ठीक है, ये हो गया आई कैप, ये हो गया जे कैप और जेड वाला हो गया के कैप। ठीक है, इस सारा का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, समझ चुके हैं कि आई जे क्या है। तो आई जे एक्स अक्ष बाई अक्ष और जेड अक्ष की लंबाई होती है। ठीक है, तो ये वेक्टर बराबर हम इसको वेक्टर बना लेते हैं, बाद में सिखाएंगे कि कैसे वेक्टर बनाएंगे। चाहे रह दीजिए, इतना का दूरी निकालना है हमें। ठीक है, क्या निकालना है, ओ ए का दूरी। ओ ए का दूरी आप लोग तो 10th क्लास में पढ़े होंगे, यहाँ से यहाँ ओ ए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो ए की दूरी कैसे निकलेगी दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर। ओ ए की दूरी कैसे निकलेगी, तो ओ ए की दूरी हमें निकालना है। तो यहाँ तो एक है जो
पूरा मान 0 है, एक बिंदु O का मान है जो 0 0 है, तो हम यही पढ़े हैं OA की दूरी बराबर क्या पढ़े हैं, x1 माइनस 0 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस 0 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। OA की दूरी इतना पढ़े हैं कि नहीं? 10th क्लास में यहाँ कोई बिंदु है, उसका ओरिजिन पॉइंट से दूरी निकालना रहता है तो क्या फार्मूला यही लगाते थे ना, ऊपर माइनस नीचे एक बिंदु। तो यहाँ तो पूरा 0 0 है, x से h बाई h सब 0 0 है, तो 0 में से घटा दिए, तब इसको हम करेंगे तो O है, तो क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मापांक इतना कैसे हुआ। बिल्कुल सभी को लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसी को हम बोलते हैं OA, एक मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर A का मैग्नीट्यूड। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हुआ। ठीक है, तो कैसे का जवाब मिल गया, तो चलिए और आगे चलते हैं, कुछ इस पर क्वेश्चन लेके समझाते हैं। बिल्कुल सभी को समझ में आ गया ना, कुछ किए हुए नहीं है, एक बार और समझा देता हूँ मैं। जैसे कैसे हुआ इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देते हैं। जैसे एक कोई बिंदु दिया हुआ है ए है, जिस बिंदु का नाम है x1 y1 z1, एक तो ओरिजिन पॉइंट हो गया वो, तो हम यहाँ से यहाँ तक की OA दूरी हुआ। ठीक है, OA तो दूरी हो गया, तो दूरी के लिए दूरी फार्मूला तो 10th क्लास में हम लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं कि x1 माइनस या x2 माइनस x1, तो x2 हो गया या x1 मान लेते हैं, x1 तो है तो x2 इसको मान लेंगे, तो x2 तो 0 है तो 0 हो जाएगा। या ओरिजिन पॉइंट से तो सीधा जानते हैं कि वो जो बिंदु है उसको में से 0 को घटा देते हैं, प्लस क्या हो जाएगा y1 माइनस का 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस z1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और बाद रूट अंडर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर के रूट। ठीक है, OA की दूरी निकल गया। अब इसी का हम चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं ये वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम प्रोसेस वही हुआ, मापांक निकालना। अब उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हुआ। ठीक है, तो जब समझ गए हैं तो कुछ प्रश्न लेते हैं, उसके बाद पूरा समझ में आ जाएगा। फिलहाल इतना याद रखना है आप लोग को। एक प्रश्न लेकर सॉल्व करता हूं। दोस्तों ध्यान दीजिए, इधर कमेंट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, ज़्यादा समझने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें क्या करना है, वेक्टर से 21 नंबर पक्का करना है। तो 21 अंक पक्का करना है तो हमारे साथ चलना होगा। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम। 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, यानी कि पूरा अच्छे से लेते हैं। ठीक है, हो जाएगा यदि वेक्टर, क्वेश्चन ले लेता हूँ एक अच्छे से, यदि सदिश ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप हो तो मापांक ज्ञात करें। ठीक है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 ना फाइंड देन फाइंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप देन फाइंड द मैग्नीट्यूड। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो इसको हम OA ले लेते हैं या ये वेक्टर डायरेक्ट हम करते हैं, तो ए वेक्टर हो गया। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड आप पहले गिवन कर लेते हैं,
3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप हो गया। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो लिख देंगे मैग्नीट्यूड मापांक। तो मैग्नीट्यूड कैसे होता है अभी हम बताएं। मैग्नीट्यूड तो आई का कंपोनेंट ले लेंगे 3 का स्क्वायर प्लस जे का कंपोनेंट 2 का स्क्वायर प्लस के का कंपोनेंट 5 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हम अपना मन से कोई क्वेश्चन ले लिए आप लोग को समझाने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको समझाते हैं और आगे चलेंगे तो हो जाएगा वेक्टर ए का मापांक मैग्नीट्यूड, यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 4 29 29 31 30 60 38 हो जाएगा। ठीक है, कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना हो गया दोस्तों 38 हो गया। आपका आंसर इतना ही हो गया। ठीक है, क्या इतना तक किसी का कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होगा जी, क्या होगा प्रॉब्लम जब इतना अच्छे तरीके से हम समझा रहे हैं। चलिए एक और प्रश्न 1 2 प्रश्न 3 प्रश्न लेकर हम सोल्व करते हैं। ठीक है, और एक प्रश्न ले लेता हूं मैं। यदि सदिश v इज इक्वल टू 2i कैप प्लस i कैप भी दे सकते हैं या वेक्टर भी दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमको आदत हो गया है कैप लिखने का, इसलिए मैं कैप लिखता हूँ। और j कैप प्लस और क्या ले लेते हैं ले लेते हैं 2k कैप हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ इतना ज्ञात करें। ठीक है, इसका इंग्लिश में लिख दें क्या? चलिए रह देते हैं, इंग्लिश में नहीं लिखते हैं, या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इफ वेक्टर p इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप देन मैग्नीट्यूड ऑफ इतना, या देन फाइंड कर सकते हैं। देन फाइंड। ठीक है, तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको सोल्व कैसे करते हैं, क्या सभी को समझ में आ रहा है ना दोस्तों? तो इसका हम मापांक निकालना है। ठीक है, तो मापांक निकालने के लिए फार्मूला बताए हैं, तो चलिए उसको से हम मापांक निकाल लेता हूँ। तो पहले हम गिवन कर लेंगे। ठीक है, गिवन में क्या है, वेक्टर b इज इक्वल टू है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अब हम लोग को क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो चलिए इसको मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड यानी कि मापांक। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा मापांक। तो मापांक निकालेंगे तो हो जाएगा वेक्टर v, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, j का कंपोनेंट कितना है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 के स्क्वायर हो जाएगा और रूट ओवर हो जाएगा। इतना तक बिल्कुल सभी को समझ में आ रहा होगा। और आगे चलेंगे तो हो जाएगा वेक्टर v का मैग्नीट्यूड इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 हो जाएगा प्लस 4। तो वेक्टर v का मैग्नीट्यूड हो गया 4 और 4 8 1 9 बराबर 3 हो गया। बिल्कुल समझ में आ गया होगा दोस्तों। किसी का कोई दिक्कत इतना तक समझने में? जब इतना तक दिक्कत नहीं हुआ है तो चलिए एक प्रश्न और लेते हैं। एक प्रश्न ले लेते हैं दोस्तों, तब तक वीडियो को कर दीजिए शेयर।
एक प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। यदि सदिश ए वेक्टर यानी कि ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस या माइनस ले लेते हैं माइनस 2 के कैप। ठीक है, इतना तक बिल्कुल हो तो ज्ञात करें। ठीक है, इतना तक किसी का कोई समस्या नहीं है। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, देन फाइंड ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इतना तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे, इसलिए समझा रहे हैं कि पूरा क्लास में ही समझ लीजिए कि एनसीईआरटी का बुक मिले गर्दा उड़ा देना है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन मिले गर्दा उड़ा देना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले कुछ बताए थे अब कि माइनस में आ गया। ठीक है, तो माइनस में आ गया, उससे क्या हम लोग डर जाएंगे? नहीं डरना है। डर के आगे जीत है, डर गया सो मर गया, डर के आगे जीत है, डरना नहीं है दोस्तों। ठीक है, आइए हमारे साथ चलिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या करना है? बोर्ड पर ध्यान देना है। पढ़ते समय बोर्ड पर ध्यान देना जरूरी है। और क्या बोल दे, कुछ नहीं बोल लेंगे, चलिए रह दीजिए, अगले क्लास में बोला जाएगा। तो यहाँ हमको क्या निकालना है? फाइंड ए वेक्टर। तो पहले गिवन कर लेते हैं। ठीक है, गिवन हो गया, तो गिवन ए वेक्टर कितना है? आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है, इतना तक समझ में आ रहा होगा। जब इतना समझिए गए हैं तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो आगे चलेंगे तो मैग्नीट्यूड यानी कि मापांक। हम पढ़ाते हैं थोड़ा सा धीरे, क्योंकि हमारे भाइयों एवं बहनों को समझाना है। ठीक है, तो सभी को हम समझाते हुए चलते हैं कितना इजी तरीके से उधर थ्योरी एक्सप्लेन किए कि आखिर ऐसा क्यों होता है, मैग्नीट्यूड क्यों होता है। तो हम बता दें कि मैग्नीट्यूड क्यों होता है। और कल के क्लास में हम करेंगे, अगर एक वेक्टर ए दे दिया, ठीक है, और एक वेक्टर बी दे दिया, तो इसका मापांक कैसे निकलेगा, इसको हम कल के क्लास में थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। आज का क्लास में नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा लंबा हम क्लास नहीं लेते हैं। थोड़ा सा स्टार्ट करना है धीरे धीरे, फिर तो आगे की ओर लंबा क्लास होते चले जाएगा। तो चलिए इसको मापांक निकालते हैं। तो ए वेक्टर हो जाएगा, तो इतना तक तो समझ गए। तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? इसका कंपोनेंट तो 1 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा? -2 का स्क्वायर, न कि 2। इसका क्या होगा? आई किसका कंपोनेंट है? आई का कंपोनेंट -2 है। ठीक है, तो -2 हो गया, यहाँ प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा। आखिर कुछ भी करेंगे तो होगा उतना ही, लेकिन हमें लिखना है तो -2 ही ना। तो ए वेक्टर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, प्लस -2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, यहाँ -2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और आगे चलेंगे तो वेक्टर ए इज इक्वल टू 4 4 8 1 9। ठीक है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर कितना हुआ? 3 हो गया। समझ में आ गया होगा कैसे हो, इतना आंसर आपका आ गया। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो कल का क्लास न छोड़ना भूलें, कल का क्लास ना छोड़ें, क्योंकि 2 वेक्टर हो, जैसे एक वेक्टर ए हो एक वेक्टर ए। थोड़ा सा मैं डायरेक्शन दे देता हूँ। एक्स एक्सिस है, जेड है, ठीक है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ, वेक्टर ए बी है, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। ठीक है, तो हमें इसका मापांक निकालना रहेगा, तो कैसे निकालेंगे?
दोस्तों इसका मापांक कैसे निकालेंगे, तो कल के क्लास में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। हम किसी भी चीज़ को पहले एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे हम अभी बता सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना, लेकिन नहीं बताएंगे क्योंकि पहले हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का क्लास इतना ही। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।